अच्छा भाई, नेक्स्ट वीडियो एक सवाल मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और ये मैंने सवाल 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 अल्लाह भला करे। ये रहा भाई, एक क्वेश्चन है जी आपके सामने। इसमें आ रहे द फॉलोइंग इज द रिसिट्स एंड पेमेंट्स ऑफ अल मदद वेलफेयर ट्रस्ट फॉर 2010। अल मदद वेलफेयर ट्रस्ट है जिनके पास कुछ रिसिट्स आई थी, कुछ पेमेंट्स हुई थी। रिसिट्स में ओपनिंग बैलेंस लिखा है 13,250। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर, इनका पिछले साल का सरप्लस होगा, इनके पास इतना पैसा बचा होगा, ठीक है ना। तो पिछले साल की क्लोजिंग इस साल का क्या हो गया? ओपनिंग हो गई 13,250। सब्सक्रिप्शन फीस है, इसका मतलब ये इनकी इनकम है। रेंट रेवेन्यू है, इसका मतलब इनका इनकम है। भाई हो सकता है इन्होंने कोई रेंट जो है वो प्रॉपर्टी दी हो, उसका इनकम आ रही है इनके पास, हो सकता है भाई। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बाद इतने पैसे उन्होंने कहा कि हमें हर महीना पैसा तो चाहिए, इन्होंने वो उससे कोई एसेट खरीद लिया, उससे इनको इनकम मिल रही हो, वो रेंट पे दे दिया। अदर रेवेन्यू, कुछ और इनको रेवेन्यू मिल रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे रिसिट सारी आ गई, राइट साइड पे आओ। सैलरीज एक्सपेंस है, रिपेयर एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस है, अदर फर्नीचर्स हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं। फर्नीचर इन्होंने खरीदा होगा, ठीक है, तो वो उसकी पेमेंट कर रहे हैं। याद रखना, पेमेंट्स में एक्सपेंस नहीं लिखा है, यहाँ पे पेमेंट्स लिखा है। तो फर्नीचर के लिए कोई पेमेंट की होगी, ठीक है। एसेट खरीदा होगा कोई, तो 10,000 रुपए का फर्नीचर हमने खरीदा होगा तो हमने पेमेंट की होगी। क्लोजिंग बैलेंस का क्या मतलब है कि 10,250 इनका एक बैलेंस है क्लोजिंग, ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा, ये आपके पास रिसिट्स एंड पेमेंट्स आपको क्या शो करती हैं? सर ये आपको बताती हैं आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, ऐसे ही था। इनकम एक्सपेंडिचर क्या बता रही है? सरप्लस और डेफिसिट। इनकम एक्सपेंडिचर क्या बता रहा है? सरप्लस और डेफिसिट। रिसिट्स एंड पेमेंट्स क्या बताती हैं? कैश कितना है, कैश समरी। यही बात हुई थी। तो रिसिट्स में देखो, ओपनिंग में कैश 13,250 था, क्लोजिंग में तुम्हारे पास कितना है? 10,250, ठीक हो गया। इसका मतलब 10,250 जो क्लोजिंग बैंक बैलेंस है, ये अगले साल का क्या होगा? ओपनिंग होगा, ठीक है। सिंपल। रिसिट्स एंड पेमेंट्स क्या बताती हैं? तुम्हारे पास कैश की समरी। अब आ जाओ एडजस्टमेंट डेटा। कहता है भाई कुछ एडजस्टमेंट आ गई है, जरा चेक करो। नंबर 1 पे कहता है एक्रूड सब्सक्रिप्शन फी। कहता है ऊपर सब्सक्रिप्शन तो 32,000 की है, ये रही, ये तो इनकम है 32,000 की, लेकिन एक्रूड सब्सक्रिप्शन फी कितनी है? 1,500 रुपए। तो जरा मुझे बताओ इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी? एक्रूड सब्सक्रिप्शन फी की क्या बनती है? सर अगर ऊपर इनकम है और नीचे एक्रूड है तो इसकी फिक्स एंट्री होती है रिसीवेबल डेबिट और सब्सक्रिप्शन फी क्रेडिट, ठीक है, 1,500 से। अभी मैं आगे बनवाऊंगा, भी दिखाता हूँ। क्लियर हो गया? पहली एंट्री ये बनेगी। दूसरी, प्रीपेड सैलरीज कह रहे हैं 1,000 की है, ऊपर जाके देखो तो सैलरीज एक्सपेंस कितनी है? 13,000, और नीचे क्या है? 1,000। ये पूरी एडजस्टिंग एंट्रीज डिटेल में हम लास्ट क्लास में, फिजिकल क्लास में कर चुके हैं, और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है हमने, लेकिन अभी भी मैंने डिटेल में करवाई है। सैलरीज एक्सपेंस 13,000 है, नीचे कितना है? प्रीपेड। दोनों की नेचर सेम है, नेचर अलग अलग है, ऊपर एक्सपेंस है, नीचे प्रीपेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब नेचर अलग अलग है तो एडजस्टिंग से ही अमाउंट जाएगी 1,000, और एडजस्टिंग से ही एंट्री बनेगी। इसका मतलब एडजस्टिंग से जब एंट्री बनेगी तो प्रीपेड सैलरीज बाय डिफॉल्ट एसिड है, डेबिट हो जाएगा, और सैलरीज एक्सपेंस इसके अगेंस्ट क्रेडिट होगा 1,000 रुपए से। ठीक हो गया? दो एंट्रीज हैं, मैं तुम्हें साथ साथ ना चलो एंट्रीज भी दिखा देता हूँ। आपने एंट्रीज कैसे बनानी है? इस तरह से बनानी है। आपने अपने पास वर्किंग की हेडिंग डालनी है एग्जाम पेपर में, अलमदद वेलफेयर ट्रस्ट एडजस्टिंग एंट्री, ये लिखना है। देखो पहली एंट्री सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट, सब्सक्रिप्शन फी क्रेडिट 1,500 से। दूसरी मैंने क्या बताई? प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 1,000 से, ठीक है, यही थी एंट्री। और एक और एंट्री बनाते हैं, तीसरी चीज देख लेते हैं, तो उसकी एंट्री बनाते हैं। थर्ड में क्या है? थर्ड में है एक्रूड यूटिलिटीज 500। अब ऊपर जाके चेक कर लो, यूटिलिटीज एक्सपेंस है या इनकम है? यूटिलिटीज अमूमन एक्सपेंस होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यूटिलिटीज क्या एक्सपेंस है। सर अगर यहाँ पर कोई इनकम होता फॉर एग्जाम्पल और नीचे एक्रूड लिखा होता, तो फिर रिसीवेबल डेबिट इनकम वाली बनाते, जो नंबर 1 हमने बनाई। ठीक हो गया? नंबर 1 पे हमने क्या बनाई थी? एक्रूड सब्सक्रिप्शन फी। एक्रूड है ना यहाँ पे भी, लेकिन ऊपर देखते हैं। सर अगर ऊपर इनकम है, ये रही ऊपर, अगर इनकम है तो रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट। लेकिन अगर ऊपर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट की एंट्री बनती है, यही बताया। तो एक्रूड यूटिलिटीज कितना है? 500। यूटिलिटीज एक्सपेंस कितना है? 4,000। तो एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट्स भी हम डिटेल में देख चुके हैं, इसकी एंट्रीज भी देख चुके हैं, जो ऑफ कोर्स हर सवाल में रिवाइज नहीं की जाएगी, ये पूरा ये अलग से टॉपिक है। तो एंट्री क्या बनी?
एक्रूड यूटिलिटीज नीचे और एक्सपेंस है ना ऊपर, तो यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटीज पेबल क्रेडिट, और अमाउंट कहाँ से आती है सर, एडजस्टमेंट से। और चेक करते हैं 500 की अमाउंट आनी चाहिए, यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट और यूटिलिटीज पेबल क्रेडिट। पॉइंट नंबर 3 चेक करो, तो यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटीज पेबल क्रेडिट 500 से, ठीक हो गया। आगे चलो, आगे चलते हैं, एंट्री नंबर 4 देखते हैं। एंट्री नंबर 4 क्या है, डेप्रिसिएशन लिखा है ऑन फर्नीचर, इसकी फिक्स एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 500 से, और इसकी भी फिक्स एंट्री हम बना देते हैं, ठीक हो गया, ये हमने बना दी। सर इसमें आपने नरेशंस नहीं लिखी, यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, यहाँ पे अमाउंट लिख लेना जो सवाल में है नीचे, वो अमाउंट लिख लेना, यहाँ पे लिखी भी नहीं है, आप अमाउंट लिख लीजिएगा। कितनी अमाउंट लिख लीजिएगा, मैंने अभी आपको बताई है, लेकिन आपको पता है माशाल्लाह से एडजस्टमेंट में जो अमाउंट आ रही है डेप्रिसिएशन की 500 रुपए, वो आप लिख लेंगे, ये वाली, ठीक है। सर आपने नरेशन नहीं लिखी, हाँ नहीं लिखी, क्योंकि वो मैं एग्जामिनर को वर्किंग दिखा रहा हूँ, नरेशन उसमें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे वो उसको वर्किंग दिखा रहा हूँ, तो आपको एडजस्टिंग एंट्री में यहाँ पे नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है सर, अब हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे बनाऊंगा, सिंपल सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप ऐसे बनाएंगे, कंपनी का नाम, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका साल है 2010, और उसके बाद लेफ्ट साइड पे एक्सपेंडिचर की हेडिंग और राइट साइड पे इनकम की हेडिंग। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सोल्यूशन नहीं देखना, क्योंकि सोल्यूशन देखोगे तो चक्कर आएंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, अभी हमने ये हेडिंग डाली, देखो ये रही हेडिंग, और एक्सपेंडिचर की हेडिंग और इनकम की हेडिंग, दैट्स ऑल, हमने ये किया, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, एक एक चीज मैं करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आऊंगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मैंने सवाल खोला अपने पास, अब आपके पास एक साइड पे सवाल है, और मैं एडजस्टिंग एंट्रीज पे अभी नहीं दिखाऊंगा आपको, आपने अपने पास नोट कर ली है एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक हो गया। ये बार बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं मूव करूं, तो आपके पास एडजस्टिंग एंट्री आ रही है, आपने नोट की नहीं है, ठीक है, और ये सवाल है। सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, सब्सक्रिप्शन फी 32,000 रुपए, ये कहाँ जानी चाहिए सर, ये इनकम में जानी चाहिए 32,000, जाएगी तो, लेकिन चेक करना क्या सब्सक्रिप्शन फी कहीं डेबिट या क्रेडिट हो रही है एडजस्टिंग एंट्री में, एडजस्टिंग एंट्री में हो रही है, यस सर हमारे पास हो रही है, ये रही सब्सक्रिप्शन फी। अपने पास पेंसिल से एग्जाम में इसको टिक कर लेना, पेंसिल से, ताकि पता चले कि ये तुम ले चुके हो। 1500 से क्रेडिट है, 32,000 कहाँ थी, सवाल में थी, तो इसका मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी जानी चाहिए, 33,500, ठीक हो गया। और मैं जरा देखता हूँ कि मेरे पास कितनी जा रही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सब्सक्रिप्शन फी, राइट साइड पे मैंने सबसे पहले ये लिख ली, देख लो 33,500, पहली अमाउंट जो मैंने लिखी वो ये लिखी, ठीक हो गया। एक एक करके चल रहे हैं, आगे चलो, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद मैं आता हूँ सवाल पे दोबारा, सब्सक्रिप्शन फी के बाद लिखा है रेंट रेवेन्यू, रेंट रेवेन्यू कितना है तुम्हारे पास, 3,000 रुपए, क्या तुम्हारे पास रेंट की कोई एंट्री है, नहीं सर नहीं है, तो एज इट इज उठ के ये 3,000 रुपए इनकम की साइड चले जाएंगे रेंट रेवेन्यू के नाम से, अभी जाते हैं वहां पर। अदर रेवेन्यू पे आ जाओ, 5,500, क्या तुम्हारे पास अदर रेवेन्यू के नाम से कोई जर्नल एंट्री तुमने बनाई है, जैसे एंट्री, नहीं सर नहीं बनाई, तो इस मतलब ये 5,500 भी उठ के कहाँ चले जाएंगे, इनकम में। तो चेक करते हैं कि रेंट रेवेन्यू और अदर रेवेन्यू क्या इनकम में जा रहे हैं या नहीं जा रहा। देखो राइट साइड पे देख लो, रेंट रेवेन्यू भी जा रहे हैं 3,000 से, और अदर रेवेन्यू भी 5,500 से जा रहे हैं, एज इट इज ये अमाउंट आ गई, ठीक है। अभी टोटल शोटल पे नजर ना डालना, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब आओ एक्सपेंस की साइड। अब लेफ्ट साइड हमारे पास क्वेश्चन में जो हमारे पास ये सवाल है, इस सवाल के अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड सारी पूरी हो गई, चीजें हो गई पूरी। अच्छा, अब इसके बाद मैं फिर भी चेक कर लूंगा अपनी एडजस्टिंग एंट्री में, क्या मेरी कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो एडजस्टिंग एंट्री में आ रही है और मैंने नहीं ली, और मैं चेक करता हूँ अपनी एडजस्टिंग एंट्री में एक दफा पे, एडजस्टिंग एंट्री में मैंने चेक करता हूँ कि मेरे पास कोई इनकम ऐसी है जो रह गई हो। नंबर 1 एंट्री में सर सब्सक्रिप्शन फी हम ले चुके थे,
नंबर 2 में कोई इनकम नहीं है, नंबर 3 में कोई इनकम नहीं है, नंबर 4 में कोई इनकम नहीं है। इसका मतलब कोई इनकम मुझे नहीं लेनी। ठीक हो गया? अपने पास पेंसिल से सब्सक्रिप्शन फी को टिक कर लेना कि ऑलरेडी हम ले चुके हैं। आगे चलो। आगे चलने के बाद मैं दोबारा सवाल पे आता हूँ और सवाल पे आने के बाद अब मैं राइट साइड पे आता हूँ। सैलरीज एक्सपेंस 13,000, सैलरीज एक्सपेंस 13,000। अब मैं देखूंगा ये सैलरीज एक्सपेंस 13,000 है, ये तो जानी है ना एक्सपेंडिचर के कॉलम में, लेकिन क्या कोई एडजस्टिंग एंट्री में सैलरीज एक्सपेंस डेबिट या क्रेडिट है? चेक करते हैं। एडजस्टिंग एंट्री में सैलरीज एक्सपेंस डेबिट है क्रेडिट है? सर ये तो हम पहले ले चुके थे, ठीक है, पहली एंट्री में नहीं है, सेकंड एंट्री में है सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, थर्ड में सैलरीज नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका मतलब दो चीजें हमने ले ली। सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट है 1,000 से, इसका मतलब ऊपर कितनी थी सैलरीज एक्सपेंस सवाल में हमारे पास? सर सवाल में हुआ सैलरी एक्सपेंस 13,000 थी या क्रेडिट है, तो 13 में से डेबिट में से 1,000 रुपए चले जाएंगे ना। डेबिट अगर होता तो जमा कर लेते यहाँ नीचे, लेकिन सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट है तो 13 में से 1,000 चला गया तो कितना जाना चाहिए इनकम एक्सपेंडिचर में? 12,000। और चेक करते हैं कि 12,000 जा रहे हैं या नहीं जा रहे। मैं एक एक पॉइंट तुम लोगों को समझा रहा हूँ आगे पीछे करके, खुदा के लिए इसको सही से पढ़ो और समझो। ठीक है, देखो सैलरी एक्सपेंस आ गया 12,000 से, आ गया, ठीक हो गया। और आगे चले, आगे चलते हैं। अब अगली चीज देखते हैं सवाल में क्या है हमारे पास। सैलरीज एक्सपेंस के बाद में आता हूँ रिपेयर एक्सपेंस 1,000 से। क्या रिपेयर एक्सपेंस की कोई एंट्री थी? नहीं सर, नहीं थी। तो इसका मतलब 1,000 याद रखना, रिपेयर एक्सपेंस जाएगा, अभी हम लेके जाते हैं। ठीक है, रिपेयर एक्सपेंस 1,000 जाएगा। ठीक है, और चलो बल्कि मैं दिखाई दूं कि हम लेंगे। एक एक पॉइंट जब बता ही रहा हूँ तो बता देते हैं। देखो भी हम आ गए, रिपेयर एक्सपेंस भी देखो लेफ्ट साइड पे मैंने लिख दिया 1,000 से, सैलरीज के नीचे। यस सर, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिर सवाल पे चलते हैं और फिर देखते हैं कुछ और ऐसी चीज जो हमने लेनी है। फिर सवाल पे मैं आता हूँ तो देखो रिपेयर के नीचे लिखा हुआ है यूटिलिटीज एक्सपेंस 4,000, ये तो जाना चाहिए। लेकिन चेक करते हैं इसके बाद कि एडजस्टिंग एंट्री में यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट या क्रेडिट है। याद रखना 4,000 था ये। जब मैं आता हूँ अपने पास एडजस्टिंग एंट्री में, तो पॉइंट नंबर 3 में मैं चेक करता हूँ यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट है 500 से। ठीक हो गया, तो हमारे पास कितना था वहां पे? यूटिलिटीज एक्सपेंस 4,000 था और यहाँ 500 है, तो इसका मतलब कितना जाना चाहिए? अब 4,500 जाना चाहिए। और जरा चेक करें 4,500 रुपए जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो ये देखो तुम्हारे पास यूटिलिटीज एक्सपेंस 4,500 रुपए लिखे हैं मेरे रिपेयर के नीचे। ठीक हो गया, और आगे चले, दोबारा सवाल खोलते हैं। यूटिलिटीज के नीचे सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। यूटिलिटीज के नीचे लिखा है अदर एक्सपेंसेस 10,500 के। ठीक है, ये भी जाएंगे क्योंकि इसकी कोई नीचे एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनी, तो एज इट इज 10,500 रुपए मैं कहाँ लेके चला जाऊंगा? मैं लेके चला जाऊंगा अपने एक्सपेंडिचर में। तो देख लो अदर एक्सपेंसेस 10,500 रुपए से मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक हो गया, क्लियर है, और आगे चले। इसके बाद देखता हूं मैं रिसीट्स एंड पेमेंट में मेरे पास है फर्नीचर 10,000 रुपए से। क्या फर्नीचर जाना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर खरीदना एक्सपेंस होता है? नो सर, ये तो आपका एसेट है। जब ये आपका एसेट है तो इनकम और एक्सपेंडिचर में खाली इनकम और एक्सपेंडिचर जाते हैं, एसेट नहीं जाता। ठीक हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है? खाली क्या जाता है सर? खाली एक्सपेंस और इनकम जाते हैं। फर्नीचर आपका एसेट है तो 10,000 रुपए का फर्नीचर एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। ठीक हो गया, अब मेरे पास यहाँ पे पेमेंट्स और रिसिप्ट्स कंप्लीट हो गए। अब मैं आऊंगा अपनी दोबारा एडजस्टिंग एंट्री में और देखूंगा मेरे पास कुछ रह तो नहीं गया जो मैं लेकर नहीं गया। और मैं खोलता हूं दोबारा अपने पास एडजस्टिंग एंट्री। तो याद रखना एडजस्टिंग एंट्री में अभी तक मैंने क्या किया था? सब्सक्रिप्शन फी लेके चला गया था, सैलरीज एक्सपेंस लेके चला गया था और यूटिलिटीज एक्सपेंस लेके चला गया था। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कोई और ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जो मेरा रह गया हो। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मेरा क्या है? एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। प्रीपेड सैलरीज मेरा यहाँ बच गया है, जो बचे हुए हैं मैं वो ग्रीन पेन से लिखता हूँ। देखो प्रीपेड सैलरीज मेरे पास बच गया है, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। यूटिलिटीज पेबल कहाँ जाएगा? करंट एसेट है मेरा, बैलेंस शीट में जाएगा।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रह गया सर, ये भी तो एक एक्सपेंस है, ये भी जाएगा। ठीक है, 500 से आ रहा था। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है सर? ये बैलेंस शीट में जाता है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रह गया, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी तो जाएगा ना। कितनी अमाउंट थी यहाँ पे? 500 की थी, तो और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी लेके जाऊं मैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी मैं लेकर आ गया, ये रह गया था। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया फर्नीचर का, इनका एक्सपेंस होता है 500 रुपए। अब जब मैंने इन सबको टोटल किया खवातीनो हजरात, तो मेरा टोटल कितना बना? मेरे राइट साइड पर टोटल बन रहा है, कितना बन रहा है? 42,000। अब अपने पास जरा एक काम करें, अब अपने पास जरा एक काम करें कि जरा टोटल करें, आपके पास टोटल कितना बन रहा है। ठीक है, मेरी बात को समझे? नहीं समझे? नहीं समझे सर। अब अपने पास टोटल करें, ये आपके पास है 12,000 रुपए। 12 में आपने जमा किए 1,000 रुपए, फिर आपने जमा किए 4,500 रुपए, फिर आपने जमा किए 10,500 रुपए, फिर आपने जमा किए 500 रुपए। तो टोटल कितना बना? 28,500। एक्सपेंस कितने के? 28,500 के। इनकम कितनी है? 42,000। इनकम ज्यादा, एक्सपेंडिचर कम है, सरप्लस आना चाहिए। तो 42,000 में से जब मैंने 28,500 निकाल दिए, 42,000 में से जब मैंने 28,500 निकाल दिए, मेरे पास कितने बचे? 13,500। देख लो सरप्लस का अमाउंट कितना है मेरे पास। 13,500 मैंने लिखा और टोटल लिख दिया 42,000। क्लियर हो गई? तो इस तरह से मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। याद रखना, सबसे पहले हम वर्किंग में एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के बाद फिर हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं, रिसिट्स एंड पेमेंट। सवाल में जो कुछ चीज दी हुई है वो उससे चेक करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री में कुछ मौजूद है, ऐड होता है तो ऐड करते हैं, माइनस होता है तो माइनस करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में लेकर आते हैं। जो चीज एडजस्टिंग एंट्री में नहीं है, ऐसा एक्सपेंस और ऐसी इनकम, तो डायरेक्ट सवाल में सोच के वो इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाती है। एसेट को कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लाते, इनकम एक्सपेंडिचर में हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर आते हैं। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखो, पिछली वीडियो को दोबारा देखो और अपना ये सवाल कंप्लीट करो।